हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड्स और बैंक एफडी, इन दोनों में बेसिकली क्या फर्क होता है और कौन सा बेटर है। उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में कहीं ना कहीं देखने वाले हैं, डिफरेंट कसौटियों पे उसको कहीं ना कहीं हम टेस्ट करेंगे। उसमें एक होगा रिटर्न कि बेसिकली किस में रिटर्न ज़्यादा है, दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से अगर सेफ्टी ऑफ कैपिटल को मैं देखता हूं तो वो किस में ज़्यादा है, तीसरा उसके बाद देखेंगे कि कौन सा टैक्स एफिशिएंट है इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में से, और चौथा जो हम यहां पर देखने वाले हैं वो है बेसिकली कि रिटर्न्स, कि अगर आप इनके रिटर्न्स देखेंगे तो कहां पर आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो इन सारी चीजों में इस वीडियो में बात करने वाला है। डिटेल वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि बेसिकली बैंक एफडी क्या होता है और डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। सिंपल आपको यहां पर बस यही बताना चाहता हूं कि बैंक एफडी, जैसा आपको पता है कि किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंडिया में जो भी बैंक जो शेड्यूल कमर्शियल है और आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, वो कहीं ना कहीं बैंक एफडी, आप वहां जाकर बैंक एफडी कर सकते हैं। और उसमें सिंपल सा होता है कि उसका एक रेट लिस्ट होती है जहां पर आपको 1 साल से लेकर 10 साल तक के रेट्स आपको वहां पर दिखेंगे, और जो भी आप टेन्योर का एफडी बुक करते हैं उतने रेट का जो भी फिक्स आज जो डिसाइड होगा जब आप एफडी कर रहे हैं, वो रेट आपको मिलने वाला है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट्स में कल को अगर रेट चेंज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, उससे आपका कोई खास लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड्स बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरीज, इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। और उसमें भी डिफरेंट हमारे पास म्यूचुअल फंड्स होते हैं डेट में। एक गिल्ट कैटेगरी हो गई, एक बेसिकली आप देखोगे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड कैटेगरी हो गई, फिर उसमें अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया जैसे लिक्विड फंड्स वगैरह हो गए, फिर लॉन्ग टर्म वाले हो गए। तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज है हमारे पास। आज उसके टाइप्स में नहीं जाऊंगा, ओवरऑल डिस्कस करूंगा। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है। लेकिन अगर आप यहां देखोगे बेसिकली दोनों में फर्क ये होता है कि यहां पर आपको जो इंटरेस्ट होता है, एक बार वंस इट इज फिक्स्ड तो वो बार बार चेंज नहीं होता है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखोगे तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स और क्रेडिट रिस्क काफी ज्यादा कहीं ना कहीं आपको यहां पर प्रभाव डालता। भी इन डिटेल उसको डिस्कस करूंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 4 पैरामीटर्स पे हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, और सबसे पहला पैरामीटर जो है बेसिकली इसी पे ही हम डिस्कशन कर लेते हैं, वो है रिस्क वाला। तो रिस्क के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे बेसिकली तो दोनों साइड इन टर्म्स ऑफ बैंक एफडी वहां पर रिस्क काफी कम है। रिस्क इन द सेंस कि अगर आप बैंक में एफडी कर रहे हैं, जो भी रेट आज आपका फिक्स हुआ है बेसिकली आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में किस तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलने वाला है। लेकिन अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखेंगे तो वहां पर आपके 2 मेजर रिस्क कहीं ना कहीं आपके सामने हमेशा खड़े रहते हैं। एक होता है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क और दूसरा होता है आपका क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क को अगर आप समझना चाहते हैं, जब भी लेट्स से आज अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं और हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साइकिल्स अगर एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले टाइम में बढ़ने स्टार्ट कर देते हैं या फिर इमीडिएट बढ़ने स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके जो म्यूचुअल फंड के जो एनएवीज होंगे वो नीचे जाने स्टार्ट कर देंगे। उनमें आपको इफेक्ट आता इमीडिएट दिखेगा। बिकॉज इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको एक एफडी वाले एग्जांपल से ही देता हूं, क्योंकि एफडी ट्रेडेबल नहीं होती। अब इसको ऐसे समझिए कि डेट म्यूचुअल फंड इज लाइक एफडी विच आर ट्रेडेबल। मान लीजिए आपने एक एफडी करी आज 100 रुपए की 7% के हिसाब से। अब 1 महीने बाद मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं 8% हो गए। तो आज जो आपने आज एफडी की डिमांड, आज जो आपने 7% की एफडी करी थी, अगर मैं इसको ट्रेड करने जाऊं, इसको बेचने जाऊं, तो इसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। बिकॉज उस समय 1 महीने बाद जब हम ये ट्रेड कर रहे होंगे तो उस समय जो एफडी होगी बेसिकली वो 8% की नई एफडी करने में ज्यादा फायदा होगा बजाय कि पिछली एफडी लेने के। उसी तरीके से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलिंग डायरेक्शन में है तो उस वाले केस में इस तरह अगर आपने आज 7% की एफडी करी और कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं, 5-6% की तरफ चले जाते हैं, तो उस वाले केस में आपके एफडी की डिमांड बढ़ जाएगी और लोग इसका ज्यादा प्रीमियम आपको पे करेंगे, जिसकी वजह से जो आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें डेट म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा फैक्टर प्ले करती हैं। और अगर आप इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में जब अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं तो कई बार डेट म्यूचुअल फंड थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी एज ऑफ नाउ जिस हम साइकिल में है, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट एक फॉलिंग साइकिल में चल रहे हैं और आपको गिल्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में काफी अच्छे रिटर्न्स आने को देखने को मिल रहे होंगे। तो इस फैक्टर को आप जरूर ध्यान रखें जब भी आप डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा फैक्टर जो मैंने आपको बताया वो है क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क अगर आप देखेंगे तो बेसिकली बैंक के पास
क्रेडिट रिस्क इज ऑलमोस्ट निल। ऑलमोस्ट निल मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि इंडिया की हिस्ट्री में आज तक किसी भी बैंक ने डिफॉल्ट नहीं किया है। डिफॉल्ट मेरा इन द सेंस कि इंसिडेंट बहुत हुए हैं, जैसे यस बैंक वाला इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले 90s के अंदर भी एक दो बैंक्स थे जिनके साथ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बैंक डिफॉल्ट कर गया और उसने डिपॉजिटर का पैसा नहीं वापस किया हो। बिकॉज गवर्नमेंट बीच में आ जाती है और बैंकिंग इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। उसमें आप बेसिकली कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जब गवर्नमेंट आ जाती है किसी ना किसी तरीके से उसको मैनेज करके कहीं ना कहीं बचा लिया जाता है, और जो डिपॉजिटर होता है उसका एक ट्रस्ट बना रहना बैंकिंग में बहुत जरूरी होता है। नहीं तो बैंक्स अगर इंडिया में फेल होने लगेंगे तो लोगों का ट्रस्ट चल जाता है और अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इशू होता है। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में देखें तो वहां पर क्रेडिट रिस्क, क्योंकि एक प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। आपने जैसे 2019-20 के आसपास देखा होगा एक फ्रैंकलिन का कहीं ना कहीं जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो उसमें खासकर जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और इस तरीके की कैटेगरीज थी, और उन्होंने कुछ ऐसे पेपर्स ले लिए थे उस टाइम पे जिनको कोविड में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई उन कंपनीज को, और एक दो पेपर्स उसमें डिफॉल्ट भी हुए, और कहीं ना कहीं उस वजह से डेट म्यूचुअल फंड्स वालों को भी इशू आया, और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एज ए एएमसी भी उनको भी काफी इशू आया। तो ये क्रेडिट रिस्क भी आपका जो बेसिकली डेट म्यूचुअल फंड है उसमें थोड़ा सा आपका रोल प्ले करता है। वहां पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली इन दोनों रिस्क को आपको हमेशा कैटर करके चलना है, इन दोनों रिस्क को आपको देख के चलना है। तो आई होप आपको ये रिस्क वाला पैरामीटर क्लियर हुआ होगा, और अकॉर्डिंग टू योर नीड अगर आप बेसिकली जब आप एक पोर्टफोलियो बनाने जाते हैं उसका एक इमरजेंसी फंड होता है, एक आपका ओवरऑल फंड होता है। तो जब आप इक्विटी डेट करते हैं तो मेरे हिसाब से जब आपका इमरजेंसी फंड होता है वो आपका कभी भी आपका इस तरीके के डेट फंड में नहीं होना चाहिए, वो रादर आप बैंक एफडी में रखें या फिर लिक्विड फंड में रखें, क्योंकि वहां पे ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है। उसके अलावा अब यहां पर दूसरी चीज की बात करते हैं, वो बात करते हैं रिटर्न्स की। तो रिटर्न्स के परस्पेक्टिव से आप देखेंगे तो बेसिकली एफडी थोड़ा सा यहां पर आपको नीचे की तरफ दिखाई देगी, बिकॉज जैसा मैंने अभी आपको बताया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपवर्ड साइकिल्स पे चल रहे होते हैं, लेट्स से आज आपने बैंक एफडी करी 7% में और 6 महीने बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में 9% हो गए हैं, तो आप देखेंगे तो बेसिकली आपका जो एफडी की डिमांड है वो जैसे मैंने आपको बताया वो कम हो गई है, तो उसकी वजह से बेसिकली आपका जो एफडी होगा उसका डिमांड कम हो जाता है। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलिंग साइकिल में होते हैं तो वहां पर आपने जो आज एफडी बुक करी है या आपने जो अगर डेट म्यूचुअल फंड लिया है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो फॉलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के सिनेरियोज में आपको डेट म्यूचुअल फंड्स एफडी से बेटर परफॉर्म करते दिखाई देंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट जो आपके फेवर में गया है उसकी वजह से आपको अच्छे रिटर्न्स आपको वहां पर मिलने वाले हैं। तो आज की डेट में अगर मैं देखता हूं तो डेट म्यूचुअल फंड्स के आप अगर पर्टिकुलरली गिल्ड फंड्स को देखेंगे तो लास्ट एक साल के अंदर तो डबल डिजिट के अंदर रिटर्न है, 10% 11% के आसपास का रिटर्न आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो पिछले एक साल में पर्टिकुलरली अभी आपने देखा एक जनवरी के अंदर भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हुआ, और आने वाले भी अभी एक दो अगले 6 महीने के अंदर 2-3 रेट कट और एक्सपेक्टेड हैं। तो जिसकी वजह से आपको इस तरीके के जो बॉन्ड फंड्स होते हैं वहां पर आपको इसका फायदा मिलता है। बट ये दोनों साइड प्ले कर सकता है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर ये समझना पड़ता है कि बेसिकली किस तरीके के पेपर्स हैं और किस तरीके का इंटरेस्ट रेट साइकिल चल रहा है। अगर आप उसको सही से प्ले करेंगे तो आपको डेट म्यूचुअल फंड हमेशा अगर आप देखोगे आपको एफडी से बेटर रिटर्न देंगे। तीसरा, अब इसको अगर हम थोड़ा यहां से देखें बेसिकली वो है हमारा यहां पर टैक्सेशन वाला एंगल। अब टैक्सेशन के अंदर आप देखो कि पहले जो 2023 से पहले हमारे जितने भी डेट म्यूचुअल फंड्स थे वो बेसिकली उसके अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आते थे तो बेसिकली वहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। बट अब एज ऑफ नाउ अगर आप कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं डेट म्यूचुअल फंड के अंदर तो उसमें वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया है। तो वो एक अट्रैक्टिव पॉइंट था जो अब नहीं है हमारे पास। बट फिर भी डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपने टैक्स को डेफर करके चलते हो। डेफर करने का मतलब आज अगर 1 करोड़ रुपए की आपने एफडी बनाई है तो एफडी जो आपने बनाई है उसका जो अक्रूड इंटरेस्ट होगा 31 मार्च एक साल की, अगर आपने मान लो 3 साल की बनाई थी, हर साल जो उसका अक्रूड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया होगा, जो भी बैंक आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देगा उसके बेसिस पे आपका टीडीएस जमा होगा। आपने वो एफडी नहीं भी तोड़ी होगी तो भी आपको उसका टीडीएस डिपॉजिट होगा, जो कि आप वैसे देखो तो आपने अभी एफडी ना मैच्योर हुई है ना ही आपने एफडी में से कोई पैसा निकाला है, लेकिन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इमीडिएट टैक्स आपको पे करना पड़ता है। ऑन अदर हैंड अगर आप डेट म्यूचुअल फंड को देखते हैं, जब तक आप उस म्यूचुअल फंड से कुछ भी रिडीम नहीं कर रहे तब तक आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आएंगे। अब
कितने टाइम में रिडीम कर रहे हैं या कितने टाइम के बाद कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और दूसरा ये होता है कि एफडी के अंदर तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता, बिकॉज बैंक है, 7% फिक्स्ड है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि अगर आपने कुछ गेन किया है, जैसा कि हमारा जो ऑलरेडी है कि आप इसके अंदर जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस हैं वो कहीं ना कहीं जो एलटीसीजी और एसटीसीजी जो बेसिकली जिस तरीके से जो रूल्स हैं कि आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप इक्विटी के अंदर कोई लॉस है और यहाँ पे आपको कोई गेन है तो आपस में सेट ऑफ हो सकता है और अपने लॉसेस को आप 7 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो वो सारी फैसिलिटी आपको डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी मिलती है। तो ये दो थोड़े से मेजर टैक्स एडवांटेज हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि आपको अगर आपने 1 साल की एफडी कराई तो हर साल आपको उसको रिन्यू करना पड़ता है और 1 साल बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो उस पर रिन्यू होगी। और हर साल आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका रिन्यूअल आ गया है या आपने बहुत सारी एफडी करा रखी है तो एफडी नंबर वाइज आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है इसके अंदर। ये डेट म्यूचुअल फंड के अंदर सिंपल आप जैसे ही बाय करते हो आपके पास यूनिट्स आ जाती हैं, उसके बाद आपको कोई रिन्यूअल का रिक्वायरमेंट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। आपको डायरेक्ट जब भी आप उसको सेल करोगे या कोई पार्शियल सेल करोगे अकॉर्डिंगली आपको उतने यूनिट सेल हो जाएंगे और उतने भी आपको टैक्सेशन देना होगा। तो टैक्सेशन वाइज अगर आप देखोगे तो डेट म्यूचुअल फंड्स एक तो बेटर मीडियम है, बेटर इंस्ट्रूमेंट है अगर आप कंसीडर करते हैं डेट म्यूचुअल फंड इन कंपैरिजन टू एफडी, क्योंकि यहां पर आपको टैक्सेशन जो है बेसिकली डेफर हो रहा है। आज मैंने कोई डेट म्यूचुअल फंड दिया और 5 साल बाद बेचा तो मैं उसका जो टैक्स होगा वो 5 साल के बाद दूंगा, ना कि अभी दूंगा। लेकिन एफडी में मेरे को हर साल उसका जो एक्रूड इंटरेस्ट होगा वो मेरे को पे करना पड़ेगा। तो ये था। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है सेफ्टी ऑफ कैपिटल। अगर आप रिटर्न्स वाला जैसे हमने पार्ट डिस्कस किया है, सारी चीज डिस्कस करी, अब लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेफ्टी ऑफ कैपिटल। अगर आप सेफ्टी ऑफ कैपिटल वाइज देखेंगे तो बैंक एफडीज मोर सेफर देन एनी डेट इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज उसके अंदर पर्टिकुलरली अगर आप कॉर्पोरेट्स में किस कैटेगरी के पेपर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रिपल ए कैटेगरी है फिर भी बेटर है। अगर उसके नीचे वाली कैटेगरीज में जा रहे हैं, एवरेज मैच्योरिटी क्या है पूरे पोर्टफोलियो की, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। अगर वहां पर आपका कोई क्रेडिट रिस्क आ जाता है जिसकी वजह से कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो आप अपने प्रिंसिपल से भी नीचे जा सकते हैं। इस तरीके की नौबत भी आपको वहां पर आ सकती है। तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल वाइज अगर आप देखेंगे तो बैंक एफडी आपकी बेटर है ओवरऑल। अब इन सारी चीजों के बाद अगर हम देखते हैं कि कौन सी चीज ओवरऑल एक इन्वेस्टर्स के लिए किस तरीके से वो इसमें प्ले कर सकता है, तो मैं इस तरीके से चाहूंगा या मैं पर्टिकुलरली किस तरीके से करूंगा कि जो भी मेरा इमरजेंसी फंड होगा 6-8 महीने 10 महीने 12 महीने के एक्सपेंसेस वो मैं एफडी में रखूंगा। एक पोर्शन मेरा इक्विटी के अंदर रहेगा, डिपेंड्स कि मेरा रिस्क क्या प्रोफाइल है। और फिर मैं उसके बाद जो दूसरा अपना पोर्शन रखूंगा वो अपना डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर रखूंगा। वो उसमें भी डिफरेंट और एलोकेशन को भी मैं चेंज करूंगा डिपेंड्स ऑन मार्केट में किस तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट साइकिल्स चल रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो इंटरेस्ट साइकिल है वो नीचे की तरफ है। तो डेट फंड्स में पर्टिकुलरली गिल्ड फंड्स में जहां आपका क्रेडिट रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है, बिकॉज आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे दे रहे हो, जहां आप जीसेक्स में आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, गिल्ड फंड्स जो बेसिकली होते हैं गिल्ड म्यूचुअल फंड्स, जहां पे आपका क्रेडिट रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साइकिल्स हैं वो नीचे की तरफ है, तो आपको ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न्स आने चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हो इसमें इसके रिगार्डिंग और कुछ कंफ्यूजन है जिसपे वीडियो बनाया जा सकता है सबके लिए, तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर कुछ वैल्यू मिली है, कुछ आपको नया सीख के आज गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।